हाँ बच्चों, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक। उसका नाम है एबायोटिक कंपोनेंट्स। आपको पता होना चाहिए इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ था, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, जिसमें हमने माइक्रो कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, माइक्रो कंज्यूमर, प्रोड्यूसर में फिर मैक्रोफाइट, माइक्रोफाइट। मैंने आपको डिटेल से हर एक चीज इकोसिस्टम का बायोटिक पार्ट खत्म कर दिए, यानी लिविंग वाला पोर्शन हम लोग इकोसिस्टम का पढ़ लिए। अब इकोसिस्टम का नॉन लिविंग पोर्शन आ रहा है बच्चों, एबायोटिक फैक्टर। आप सोचिए एक इकोसिस्टम में नॉन लिविंग में क्या क्या चीज हो सकता है। लाइट होगा, टेम्परेचर होगा, वाटर होगा, सॉइल होगा, कुछ गैसेस होगा, यही तो है। अगर मैं बात बोलूं, एक प्लांट किस किस के साथ इंटरेक्शन कर सकता है। एक प्लांट के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, एक प्लांट किसी एनिमल के साथ इंटरेक्ट करेगा, एक प्लांट माइक्रोब्स के साथ इंटरेक्ट करेगा। ये सब जो मैंने आपको बताया, प्लांट के साथ, प्लांट एनिमल के साथ, प्लांट माइक्रोब्स के साथ, ये तीनों के तीनों बायोटिक कंपोनेंट है। अब प्लांट अब ए बायोटिक कौन कौन सा कंपोनेंट है जिसके साथ प्लांट रिएक्ट करेगा। प्लांट के साथ सॉइल रिलेटेड है, प्लांट के साथ कहीं ना कहीं वाटर भी रिलेटेड है, प्लांट का ग्रोथ में टेम्परेचर का भी रोल है, प्लांट के लिए सॉइल और लाइट भी जरूरी है। तो ये सब चीजें जो मैंने अभी आपको बताया, ये सारा के सारा नॉन लिविंग फैक्टर है। चलिए स्टार्ट करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। बच्चों ध्यान रहे, एबायोटिक कंपोनेंट्स में अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं लाइट। इट अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी मोस्टली। एक प्लांट का प्रोडक्टिविटी यानी बायोमास प्रोडक्शन में, बायोमास बनाने में एक गिवन समय में सबसे ज्यादा अगर कोई इंटरफेयर करता है, सबसे ज्यादा अगर कोई बीच में आता है, सबसे मेन फैक्टर अगर कोई है तो वो लाइट है। ये लाइट जो है प्रोडक्टिविटी के लिए सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। लाइट सबसे बड़ा फैक्टर है प्रोडक्टिविटी के लिए। चलिए देखते हैं, अगर मैं आपको लेके चलो एक ओशियन के बीच, या फिर ओशियन के किनारे में ही रहते हैं, बीच में जाने से आप डूब सकते हैं। ये वो वाला बीच नहीं जिस बीच में लोग मस्ती करते हैं। चलिए मैं आपको ओशियन में लेके जा रहा हूं। आप इमेजिन कीजिए, मैं और आप नाव में बैठ के ओशियन की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको सरफेस की तरफ ऊपर ओशियन में ग्रीन एल्गी मिलेगा तैरते हुए। ये ग्रीन एल्गी है, और ग्रीन एल्गी है फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है क्योंकि सनलाइट मिल रहा है। ध्यान रहे बच्चों, ऊपर सबसे ज्यादा सनलाइट मिलेगा समंदर का सरफेस वाला इलाका में। ऊपर मैक्सिमम सनलाइट से, ज्यादा सनलाइट से ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस कर रहा है। कोई बात नहीं, हम और थोड़ा अंदर गए, हमें ब्राउन एल्गी मिला। कौन सा एल्गी? ब्राउन एल्गी। हम और थोड़ा अंदर गए, हमें रेड एल्गी मिला। कोई बात नहीं, हम अंदर जाते जा रहे हैं। बच्चों आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे जैसे नीचे जाएंगे वैसे वैसे लाइट का इंटेंसिटी कम होते जाएगा, लाइट कम होते जाएगा। ग्रीन एल्गी ऊपर है, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी, और नीचे रेड एल्गी से नीचे हम गए। जाते जाते आपको हाइड्रोथर्मल वेंट्स मिलेंगे। सर ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या है? ध्यान रहे बच्चों, यह हाइड्रोथर्मल वेंट्स आपको समंदर से लगभग आधा किलोमीटर नीचे यानी 500 मीटर नीचे आपको वहां पर गर्म पानी का कुछ फव्वारा टाइप से, फाउंटेन टाइप से मिलेगा, जहां नीचे से गरम गरम पानी निकल रहा है। और वो इतना गर्म है 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर है। आप सोच सकते हैं हमारा घर में 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर बॉईल हो जाता है, यानी 100 डिग्री में पानी उबलता है, उसके बाद एवोपरेट होना शुरू हो जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहां का टेम्परेचर समंदर के आधा किलोमीटर नीचे इतना ज्यादा टेम्परेचर है, वहां भी कुछ कुछ लिविंग क्रिएचर्स रह रहे हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कौन है ये लोग? कौन है ये बैक्टीरिया? कैसे ये लिविंग है? 100 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा टेम्परेचर में ये सरवाइव कर रहे हैं। ध्यान रहे बच्चों, ये कोई और नहीं है, ये आर्की बैक्टीरिया है।
यानी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जियोथर्मल वेंट्स जो 500 मीटर बिलो फ्रॉम टॉप, जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, वहां आर्की बैक्टीरिया कैन सर्वाइव हियर। यहां आर्के बैक्टीरिया मजे से रह रहे हैं, आर्की बैक्टीरिया को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल ये सर, सिर्फ आर्की बैक्टीरिया ही क्यों, क्या यहां दूसरा ऑर्गेनिज्म क्यों नहीं है? रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, नीचे रहो, क्यों नहीं रह पा रहा है नीचे? और इसके पास क्या ऐसे स्पेशल फीचर है, क्यों आर्की बैक्टीरिया यहां रह पा रहा है? इतना ज्यादा गर्मी में, इतना ज्यादा टेम्परेचर में भी आर्की बैक्टीरिया सरवाइव हो पा रहा है। आपको पता होना चाहिए, हम लोग आर्की बैक्टीरिया को लिविंग ओल्डेस्ट फॉसिल बोलते हैं, यानी ये बहुत ही ओल्डेस्ट है बट आज तक जिंदा है, इसीलिए हम लोग इसको लिविंग ओल्डेस्ट फॉसिल बोलते हैं। वैसे तो फॉसिल्स मरे हुए के लिए होते हैं, लेकिन ये बहुत पहले से है और आज तक है हमारे बीच में, इसीलिए ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल कहा जाता है आर्की बैक्टीरिया। लेकिन रीजन अभी भी नहीं मिला, क्यों आर्की बैक्टीरिया वहां रह पा रहे हैं? इसके पास क्या स्पेशल फीचर है कि आर्की बैक्टीरिया हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी रह रहे हैं? चलिए देखते हैं। यह आर्की बैक्टीरिया है। आर्की बैक्टीरिया में जो सेल वॉल होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। अगर मैं बात यू बैक्टीरिया का करूं, यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का बना होता है, लेकिन आर्के बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी नॉर्मल सेल वॉल जैसा नहीं है। और सब बैक्टीरिया तो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ है, लेकिन इन बैक्टीरियाज का जो सेल वॉल है वो कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड और कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। ये सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग रखना, ये भी कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्शन देता है इतना टेम्परेचर में रहने के लिए। यानी स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कंपोनेंट्स ऑफ सेल वॉल किस चीज से बना हुआ है ये भी निर्भर करता है। यू बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना हुआ था, लेकिन इसका सेल वॉल कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड से बना हुआ है। अब सेल मेम्ब्रेन का बात कर लेते हैं। यही आर्की बैक्टीरिया है जिसका सेल मेम्ब्रेन बना हुआ है, हाईली कॉम्प्लेक्स सेल मेम्ब्रेन है, जहां आपको ब्रांच लिपिड चेन मिलेगा, ब्रांच लिपिड चेन। वैसे तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में, खास करके इन बैक्टीरियाज का सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको डिटेल से मैं प्लांट डाइवर्सिटी में बताऊंगा, वहां मोनेरा में और मोनेरा से पहले इनका डिटेल स्टडी वहां करेंगे। बट ध्यान रहे, इनका सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन नॉर्मल बैक्टीरिया से डिफरेंट है, इसीलिए ये यहां पर रह पा रहे हैं। क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपसे पूछा जाएगा क्यों आर्की बैक्टीरिया हाइड्रोथर्मल वेंट्स में भी रह पा रहे हैं? ड्यू टू डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन इन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में इनका फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर अलग अलग है। यहां पर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड और यहां ब्रांच लिपिड चेन होता है। चलिए अब मैं आगे चलूं। मेजरमेंट ऑफ लाइट, लक्समीटर या फिर फोटोमीटर, लाइट या थर्मोमीटर, यार हीट को नापने के लिए पता होना चाहिए आपको। थर्मोमीटर यानी जो हीट को, तापमान को, टेम्परेचर को नापता है। टेम्परेचर, अभी आप क्लास में आप स्टडी कर रहे हैं, रूम में बैठे हुए हैं, वहां का टेम्परेचर आपको थर्मोमीटर बताएगा। लेकिन लाइट और टेम्परेचर में अंतर है। लाइट इंटेंसिटी, कितना इंटेंसिटी का लाइट फोकस कितना हो रहा है, उस इंटेंसिटी को नापने के लिए लक्समीटर होता है, फोटोमीटर होता है, यानी ये लाइट को नापता है। अब अगर मैं बात करूं, ये हमारा सन है, ये अर्थ है, ये बीच में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर। हमारा अर्थ को चारों तरफ से अर्थ को ब्लैंकेट ऑफ एयर यानी हवा का एक चादर लिपटा हुआ है। हमारा धरती का चारों ओर, वहां से सनलाइट आ रहा है। सनलाइट को सबसे पहले एटमॉस्फेयर से फेस करना पड़ेगा। ओजोन लेयर का आप नाम सुने होंगे। ओजोन लेयर बहुत सारा हार्मफुल लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, धरती की तरफ आने नहीं देता है। अर्थ में बहुत सारा ऐसा हार्मफुल रेडिएशंस आना चाहिए
जो नहीं आ रहा है, जिसका कारण है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर भी अगर मैं बात करूं, हमारा एटमॉस्फेयर का हिस्सा अगर मैं मानूं, तो ये सन है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ है। सनलाइट आया एटमॉस्फेयर में, कुछ एब्जॉर्ब हुआ, कुछ रिफ्लेक्ट हुआ, बाद बाकी जो बचा वो अंदर आया अर्थ में। अर्थ में आने के बाद भी कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ एमिट होगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। यानी जो लाइट धरती में आता है उसमें भी कुछ एब्जॉर्ब होता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाता है। अब मैं बात यहां कर रहा हूं, क्या धरती का हर एक हिस्सा में लाइट का रिफ्लेक्शन पावर सेम है? नहीं। क्या धरती का हर एक जगह में लाइट इक्वली रिफ्लेक्ट होगा? क्या हर एक जगह में लाइट बराबर तरीके से भागेगा? नहीं। अगर मैं बात करूं यहां पर स्नो बर्फ में 80% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, 20% लाइट ही वहां टिकता है। यानी 100 में से 80 को ये निकाल देता है, 20 रखता है। डिजर्ट 20 से 30% रिफ्लेक्ट करता है। फॉरेस्ट सिर्फ 5 से 10% लाइट को ही रिफ्लेक्ट करता है, बाद बाकी लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, या फिर माने तो अंदर रहता है, ट्रैप्ड होता है इधर उधर। मैं बात करूं लाइट रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी ऑफ एनी सरफेस कॉल्ड एज एलवीडो वैल्यू। एलवीडो वैल्यू क्या है? किसी भी एरिया का, किसी भी सरफेस का लाइट को रिफ्लेक्ट करने का जो क्षमता है, लाइट को वापस रिफ्लेक्ट भेजने का जो क्षमता है, वही एलवीडो वैल्यू है। एलवीडो वैल्यू सबसे ज्यादा स्नो का है। स्नो सबसे ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, फिर डिजर्ट, और सबसे कम है फॉरेस्ट का। आपको पता होना चाहिए ये ऐसा फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में इस प्रकार से अगर लाइट आएगा, वो लाइट ट्रैप हो जाएगा, वापस जाएगा, यहां टकरा जाएगा, यहां से यहां, यहां, कुछ यहां नीचे आएगा, कुछ ग्रासेस ले लेगा। इस प्रकार 5 से 10% ही लाइट सिर्फ रिफ्लेक्ट हो पाता है, यहां 20 से 30%, यहां पर 80% लाइट रिफ्लेक्ट होता है। लाइट रिफ्लेक्टिंग एबिलिटी ऑफ एनी सरफेस कॉल्ड एज एलवीडो वैल्यू। चलिए अब मैं बात करूं हाई एलवीडो वैल्यू, लो टेम्परेचर, जिस जगह का जितना ज्यादा रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी, जो जितना ज्यादा लाइट को वापस भेज देगा, वहां का टेम्परेचर उतना कम रहेगा, कम लाइट बचा हुआ रहेगा। आप समझ रहे हैं मेरा बात को? जितना ज्यादा लाइट को भेज देगा वो जगह उतना ठंडा होगा, वहां का टेम्परेचर उतना ही डाउन होगा। क्या मैं कह दूं हाई एलवीडो वैल्यू यानी हाई रिफ्लेक्टिंग कैपेसिटी, जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा उतना कम टेम्परेचर होगा, उस जगह का, उस एरिया का तापमान उतना ही कम होगा। चलिए बच्चों आप लोग इसको नोट कीजिए। एबायोटिक कंपोनेंट्स का मैं आपको लाइट पढ़ा रहा हूं अभी। एबायोटिक कंपोनेंट में आगे टेम्परेचर भी आएगा, सॉइल भी आएगा, गैसेस भी आएंगे, वाटर भी आएगा। मैं आपको अभी लाइट पढ़ा रहा हूं एबायोटिक कंपोनेंट्स में, और फिर मैं आपको और कुछ चीजें इसी में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप लोग इसको नोट कीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट कीजिए। हाँ बच्चों, तो आप लोग नोट कर चुके होंगे। और देखिए मैं आपको बताऊंगा एबायोटिक कंपोनेंट में लाइट में कुछ और बातें हैं। मैं एबायोटिक कंपोनेंट में आपको पढ़ाऊंगा टेम्परेचर, आपको पढ़ाऊंगा सॉइल, आपको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा वाटर कैसे इफेक्ट करता है प्रोडक्टिविटी को एंड स्पीशीज डाइवर्सिटी को। बट अभी चल रहा है लाइट। चलिए बात लाइट का हो रहा है तो फिर लाइट को ही अच्छे से देखा जाए। आपको पता होना चाहिए जितना भी सनलाइट अर्थ में आ रहा है, मैं अर्थ में पहुंचने का बात कर रहा हूं, अर्थ में जितना भी सनलाइट आ रहा है वो उसमें से 50% से भी कम जो है वो विजिबल है। यानी जितना भी सनलाइट आ रहा है उसमें 50% से भी कम लाइट को हम लोग देख सकते हैं, लगभग 40% लाइट को, और 60% ऐसा लाइट है जो देख नहीं सकते। अब थोड़ा सा और ऊपर उठ के बात करें, मैं अगर बात करूं टोटल सनलाइट जो सन से निकल रहा है, ध्यान रहे, टोटल सनलाइट जो सन से निकल रहा है, क्या वो सारा सनलाइट अर्थ में आएगा? नहीं। अगर ऐसा होगा तो इस धरती का हर एक ऑर्गेनिज्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत बहुत हार्मफुल रेडिएशंस भी है जो सन से डायरेक्ट निकल के आते हैं, लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर इन लाइट्स को, इन रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है या फिर यूज करता है, जो अंदर आने ही नहीं देता है।
चलिए हम लोग बात करते हैं, मोर देन 50% अदर लाइट होता है, यानी 50% से भी कम लाइट विजिबल है, और 50% से ज्यादा लाइट जो कि विजिबल लाइट नहीं है, अदर लाइट है। अदर लाइट में क्या क्या हो सकता है? गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, इसके बीच में विजिबल इंफ्रारेड। क्या सर? इसके नीचे रेडियो वेव। देखिए मैं आपको यहां बात कर रहा हूं, सन से निकलने वालों लाइट्स में सबसे खतरनाक लाइट, सबसे खतरनाक रेडिएशन वो है गामा रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? गामा रेडिएशन। क्या गामा को अर्थ में आना चाहिए? नहीं, तो नहीं आ रहा है हमारा ये गामा रेडिएशन, अर्थ में नहीं आ रहा है, इसको पहले ही भेज दिया जाता है वापस, या फिर इसको अपर लेवल में ही यानी अर्थ के एटमॉस्फेयर द्वारा इसको हटा दिया जाता है। इसका एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर गामा रे अर्थ में आए, हमारा सेल्स के बीच में घुस के ये म्यूटेशन कर देगा और बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, अलग अलग प्रकार का बीमारी फैल जाएगा। गामा रे मोस्ट एनर्जेटिक है, आपको पता होना चाहिए। अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो एनर्जी ज्यादा, वेवलेंथ कम। आपको पता है एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, ये चीज पता होना चाहिए आपको बच्चों। जिस लाइट का जितना ज्यादा एनर्जी है उस लाइट का वेवलेंथ उतना ही कम है। क्या मैं कह दूं, इस रेंज में अगर गामा रे है, गामा रे का एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो गामा रे का लैम्डा मिनिमम, और नीचे जाए एक्सरे आया, एक्सरे का भी एनर्जी बहुत ज्यादा है। एक्सरे को भी अर्थ में एंट्री होने का परमिशन नहीं है, एक्सरे गामा रे नहीं आ रहा है, ये ऊपर से ही वापस हो रहा है, ऊपर से ही रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमारा अर्थ में नहीं आ रहा है। चलिए आगे की तरफ चले, और लाइट है यूवी रेज। कौन सा रेज? यूवी रेज। यूवी रेज में भी तीन क्वालिटी, गामा नहीं आया, एक्स नहीं आया, यूवी रेज में तीन क्वालिटी, यानी अल्ट्रा वायलेट रे का तीन क्वालिटी, यूवीसी, यूवीबी, यूवीए। इसका भी एनर्जी ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं, यहां लैम्डा बढ़ रहा है, नीचे एनर्जी घट रहा है, मैक्सिमम एनर्जी, कम एनर्जी, इसका भी एनर्जी कम है। यूवी का सी पार्ट एनर्जी कम इन लोगों के कंपेयर में। ये भी कैन नॉट क्रॉस एटमॉस्फेयर ड्यू टू ओजोन लेयर, इसको भी ओजोन लेयर रोक लेता है यूवीसी को। बात यूवीबी का करें, ये एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सकता है, ये हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सकता है यूवीबी, यानी अल्ट्रा वायलेट का जो बी वाला रे है वो क्रॉस कर सकता है। और जैसे ही अर्थ को क्रॉस करेगा, सॉरी एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके अर्थ में आएगा, ऑर्गेनिजम्स में क्या अंतर आएगा? ऑर्गेनिजम्स में ये बीमारी फैलाता है आज भी। यूवीबी रेज क्या क्या कर सकता है? स्किन में कैंसर करवा सकता है, म्यूटेशन करवा सकता है, स्नो ब्लाइंडनेस, कट्रैक्ट करवा सकता है, जीरोडर्मा पिगमेंटोसा, ये सारा बीमारी आपको डिटेल से बताया जाएगा। स्किन कैंसर, स्किन का कैंसर है। म्यूटेशन, म्यूटेशन मतलब कोई ऐसा चेंज जिसमें कि नया स्पीसीज बन जाए या फिर एक बड़ा चेंज हो जाए ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये लाइट्स का वेवलेंथ इतना कम है, ये घुस जाता है ऑर्गेनिजम्स का सेल्स के बीच में, सेल्स को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है ये रेज। म्यूटेशन, स्लो ब्लाइंडनेस, कैटरैक्ट और जीरोडर्मा पिगमेंटोसा। चलिए ये सब बीमारी होगा यूवीबी के कारण, जिसका एनर्जी ज्यादा है। ये हमारा एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर सकता है। यूवीए, इसका एनर्जी कम है, और इसके बीच यूवीए के बाद बारी आता है यहां से यहां, अगर मैं बात करूं विजिबल लाइट्स का। विजिबल मतलब विविग्योर, विविग्योर मतलब वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विविग्योर। ये विजिबल लाइट्स है। ये विजिबल लाइट्स का लैम्डा 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, यानी इनका वेवलेंथ है। यहां से यहां का जो लाइट है वही हम लोग देख सकते हैं। ये लाइट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है धरती में, ये सब आ रहा है, उसमें से ये विजिबल है। इस लाइट को हम लोग, इस रेडिएशन को देख सकते हैं। यूवीए नहीं देख सकते, यूवीबी नहीं देख सकते, सी तो आ ही नहीं रहा है। ये सब लाइट्स हम लोग देख नहीं सकते, ये सब लाइट को। इन लाइट्स को हम लोग देख सकते हैं जिसका लैम्डा 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर के बीच में जिसका वेवलेंथ है, वही लाइट्स को हम लोग देख पाते हैं। इसी लाइट के इसीलिए नाम दिया गया है विजिबल।
लाइट्स या फिर विजिबल रेडिएशंस, जिसको हम लोग विबग्योर बोलते हैं। इसको मैंने डिटेल में यहां बताया। एक्टिव, देखिए इसमें मैं आपको ये बताया नहीं, अभी ये पार्ट बता रहा हूं। ये तो विजिबल लाइट है, हम विजिबल लाइट को यहां डिटेल में समझेंगे। विजिबल लाइट्स जिसको हम लोग देखते हैं, नहीं देख पा रहे उसमें से ये है। ये तो नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये और छोटा है, इंफ्रारेड के नीचे है, और नीचे है रेडियो वेव्स। ये सब का एनर्जी बहुत ही कम है, एनर्जी कम है, इनका एनर्जी हाई है, इनका एनर्जी ठीक ठाक है, बीच वाला। अब देखिए, मैं अगर बात करूं विजिबल लाइट्स, यहां से यहां, ये लाइट इसका जो है ये 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर। चलिए, ये विबग्योर में जो लाइट है, इसी के बीच में एक और लाइट का पोर्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पार। पार मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये क्या है सर? विजिबल लाइट्स के बीच में लगभग 300 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में, 300 से 700 के बीच में जो लाइट्स आता है उसको हम लोग बोलते हैं पार। ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऑरेंज हो गया मानिए, तो इसको हम लोग फोटो एक्टिव रेडिएशन बोलते हैं। इसका फिर 2 से 10% ही फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। यानी विजिबल लाइट्स के बीच में 380 से 750 तक या फिर 760 तक वो विजिबल लाइट्स है। उसके बीच का जो लाइट है मानिए 300 से 700, इसको हम लोग पार बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसका सिर्फ 2 से 10% ही फोटोसिंथेसिस में यूज हो पाता है, बाद बाकी लाइट इधर उधर होके निकल जाता है। तो ध्यान रहे बच्चों, जो टोटल लाइट आता है इससे सनलाइट से, सनलाइट का टोटल लाइट में से 50% से भी कम विजिबल है, बाद बाकी ये सब जो है ये सब नॉन विजिबल लाइट्स है। नॉन विजिबल लाइट्स में गामा रे, एक्सरे जो कि हमारा अर्थ में एंट्री नहीं कर पा रहा है, यूवी में 3 कैटेगरी बी भी सी, बी आ रहा है, ये सब फैला रहा है, ये सब से कुछ नहीं होता है। विजिबल लाइट्स हमारे लिए कोई हार्मफुल नहीं है। विजिबल लाइट जो हम लोग देख पा रहे हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन हो गया, उसके बाद आपका हो गया ये सब विजिबल लाइट्स का हो गया, ऑरेंज, रेड, ये सब विजिबल लाइट्स। विजिबल लाइट्स के बीच में एक और लाइट का कैटेगरी होता है पार, उसका 2 से 10% फोटोसिंथेसिस में यूज्ड होता है। अब देखिए, ये सन है, ये हमारा ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर हमारा धरती से लगभग 50 किलोमीटर दूर है, यानी हमारा अर्थ का सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फीयर में है। यह अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका हिस्सा में एक हिस्सा है, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ये सब में आप लोग सुने होंगे, उसमें एक है स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर धरती से 50 किलोमीटर ऊपर है, वहां मिलता है ओजोन लेयर, यानी ओजोन का मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन के साथ इस तरीके से रिएक्शन करते हुए मिल रहे हैं। इस रिएक्शन को करने के लिए जो यूज होता है वो लाइट होता है यूवीसी। तो देखिए, यूवीसी का जो लाइट है वो यहां पर यूज हो पा रहा है, इसीलिए वो लाइट यहां पर नीचे धरती को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान रहे, ओजोन लेयर हमें हार्मफुल रेडिएशन से बचाता है। अगर वो हार्मफुल रेडिएशन हमारा अर्थ में आ जाएगा, तबाही मचेगा, ऑर्गेनिज्म का डेथ हो जाएगा, खतरनाक बीमारी फैलेगा। अगर ये ओजोन लेयर कम हो जाए, कितना बड़ा प्रॉब्लम है। हालांकि ये तो आगे का टॉपिक है, जब हम आपको पॉल्यूशन पढ़ाएंगे और ओजोन लेयर का डिप्लीशन पढ़ाएंगे, मैं उसमें डिटेल में मैं आपको बताऊंगा ओजोन लेयर क्या है और क्या क्या रिएक्शंस है, ओजोन लेयर को कौन कौन हार्मफुल पहुंचा सकता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के बारे में मैं आपको डिटेल में वहां पर बताऊंगा। अभी इतना ध्यान रहे कि हमारा जो लाइट्स है, सनलाइट में, सोलर एनर्जी में, सोलर रेडिएशंस में 2 प्रकार, विजिबल, नॉन विजिबल। इनमें से ये लाइट्स अर्थ में आ ही नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, ये थोड़ा सा हार्मफुल है तो ये सब करवा रहा है। विजिबल कोई दिक्कत नहीं है, इंफ्रारेड, इन सब का एनर्जी बहुत ही कम है। विजिबल के अंदर पार का 2 से 10% फोटोसिंथेसिस में यूज होता है। ठीक है बच्चों, आप लोग एक काम कीजिए, सबसे पहले इनको नोट्स कीजिए और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, मस्ती के साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से सीख रहे हैं और आपको मजा आ रहा है, मुझे भी मजा आ रहा है आपको पढ़ाने में, सिखाने में, आपको क्वेश्चंस का
आंसर देने में। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए, चुस्त रहिए, और हाँ जरूर ब्रेन को बूस्ट रखिए और हमारा वीडियोस देखते रहिए। दोस्तों को शेयर कीजिए, अभी शेयर करना है अभी, और सब्सक्राइब मुझे लगता है आप नहीं किए, कर लीजिए। थैंक्स फ्रेंड।